चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करें हमारा आगे का पार्ट न्यूट्रिशन का। हम लोगों ने 2 पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट्स आपको बताए थे वो सभी टॉपिक्स आपको ज़रूर याद रखने हैं, नोट्स करते हुए जाएँ। अगर आपने नोट्स नहीं किया तो उनको नोट्स ज़रूर करें और उनको आप याद रखें। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा शर्करा। ठीक है, शर्करा हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो शर्करा आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपचायक शर्करा, एक होता है अनअपचायक शर्करा। यानी कि एक ऐसा जो अपचायक है, एक ऐसा जो अनअपचायक है। तो अपचायक शर्करा किसको बोलते हैं? अपचायक शर्करा उसमें बोलेंगे यानी इसमें जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, अपचायक शर्करा में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान क्या होता है कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन का ह्रास कहने का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है उसमें जुड़ जाता है। ऑक्सीजन क्या हो जाता है उसमें जुड़ जाता है। तो एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि अपचायक शर्करा उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन हो। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़? अपचायक शर्करा। बहुत सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। ठीक है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का ऐड होना किस प्रकार की शर्करा है? तो अपचायक शर्करा कहलाती है। ठीक, उसके बाद है कि अगर हम बात करें कि कौन कौन हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अपचायक शर्करा है, तो जितने भी मोनोसैकराइड होते हैं सब की सब आपके क्या कहलाते हैं? अपचायक शर्करा कहलाती हैं। तो मोनोसैकराइड कौन कौन हो गया? ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये आपके क्या थे? मोनोसैकराइड, सब मोनोसैकराइड है। और मैंने बताया था कि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज आपकी सबसे सिंपल शर्करा होती है, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है और ये एक बार पचती है, इसका दोबारा पाचन नहीं होता है। और मैंने ये भी बताया कि ग्लूकोज जो है वो अंगूर में मिठास का कारण होता है। ठीक, मैंने फ्रैक्टोज के बारे में बताया। फ्रैक्टोज क्या है? ये प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा होती है, प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा होती है और सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट सक्रीन होती है जो मैनमेड है, जो लोगों ने यानी मैन ने बनाया है उसको। ठीक है, और एक बात और मैंने बताई कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सब में कौन पाया जाता है? फ्रैक्टोज पाया जाता है। यानी कि जितने फ्रूट्स मिठास के कारण अगर कोई फ्रूट्स है तो किसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फ्रैक्टोज, सिर्फ अंगूर को छोड़ करके। मैंने गैलेक्टोज के बारे में बताया, गैलेक्टोज आपका दूध में पाया जाता है लेकिन वो मिठास का कारण नहीं होता है। इन सारी चीज़ों को आपको रिवाइज करना होगा बार बार, तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैंने हर एक चीज़ को डिटेल से भी पढ़ाया। आपको ग्लूकोज के बारे में मैंने बताया, ठीक है, आपको गैलेक्टोज के बारे में बताया, फ्रैक्टोज के बारे में बताया, माल्टोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में, लैक्टोज के बारे में। मैंने आपको क्या बोलते हैं स्टार्च के बारे में बताया, मैंने आपको ग्लाइकोजीन के बारे में बताया, मैंने आपको सेलुलोज के बारे में बताया, मैंने आपको पेप्टिन के बारे में बताया, मैंने आपको काइटिन के बारे में बताया। मैंने हर चीज़ के बारे में आपको डिस्कस कर रखा है पीछे की वीडियो में। ठीक है, आप उसको जरूर देखें। तो सभी प्रकार की मोनोसैकराइड क्या होती है? अपचायक शर्करा होती है। मोनोसैकराइड आपको पता है कौन कौन होता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ये आपकी मोनोसैकराइड होती है। लेकिन आप एक चीज और याद रखेंगे, लैक्टोज और माल्टोज जो होते हैं ये भी आपकी अपचायक शर्करा होती हैं। लैक्टोज और माल्टोज जबकि कहने के लिए डाइसैकराइड है। ठीक है, लैक्टोज और माल्टोज दोनों डाइसैकराइड है लेकिन फिर भी आपका क्या होता है? ये फिर भी आपका अपचायक शर्करा होती है। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। और अनपचायक शर्करा किसको बोलेंगे? अनपचायक शर्करा जो आपकी सुक्रोज होती है, जो आपकी डाइसैकराइड है। ठीक है, जो आपकी डाइसैकराइड है सुक्रोज, ये आपकी ठीक है अनपचायक शर्करा होती है। अनपचायक शर्करा मतलब उसमें उल्टा प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्या होगा दोस्तों? इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, सब चीज़ों को आप याद रखें। मेरे साथ आप एक बार रिवाइज भी कर लें कि मैंने अभी तक आप लोगों को क्या पढ़ाया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको हर एक चीज़ रिवाइज करा सकता हूं। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हम लोग जब न्यूट्रिशन का स्टडी कर रहे थे तो मैंने बताया कि न्यूट्रिशन कहते किसको हैं। ठीक है, जो पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको खाने के बाद जो हमको ऊर्जा प्रदान होती है उसको हम लोग न्यूट्रिशन यानी कि उसको पोषण पदार्थ कहते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन। फिर मैंने आपको अकार्बनिक बताया क्या चीज़? जो आपके मिनरल्स होते हैं, जल होते हैं, वो आपके अकार्बनिक होते हैं। फिर जब मैंने कार्बनिक के बारे में डिस्कस करना चालू किया तो मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो वो आपके कार्बनिक पदार्थ होती है यानी कि कार्बनिक एक पोषक पदार्थ है। फिर मैंने बताया कि जो कार्बनिक होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। उनका रेशियो 1:2:1 होता है। मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया था ग्लूकोज। ठीक है,
और मैंने आपको बताया कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जितने भी आपके जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको 70% एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कितना प्रतिशत? 70%। और जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं निर्माण यानी कोशिका का जो निर्माण होता है उसमें ग्लूकोज का मात्र 1% एनर्जी का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर मैंने कार्बोहाइड्रेट की 1% एनर्जी का यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। सब चीज़ के बारे में मैंने बताया। मोनोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, और डाइसैकेराइड में आपका क्या पाया जाता है? माल्टोज, और आपके पास सुक्रोज होता है, और आपके पास लैक्टोज होता है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आप बोल सकते हो उसको। पॉलीसैकेराइड में आपके पास पाया जाता है स्टार्च, ग्लाइकोजीन, ठीक है, सेलुलोज, पेप्टीन, काइटिन, पेप्टीन होता है, उसके बाद कैटीन भी होता है, और आपके पास इंसुलिन भी होता है। ये सारी चीज़ें आपकी पाई जाती। फिर मैंने फर्दर सबको डिस्क्राइब भी किया है, सभी वीडियो में मैंने बता रखा। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें, अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें। एग्जाम में क्वेश्चंस पक्का आता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोटीन। आप हेडिंग बना लें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोटीन बच्चों। ठीक है दोस्तों, मैं प्रोटीन स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रोटीन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे प्रोटीन के बारे में? ये कार्बनिक पदार्थ होती है। सबसे पहला तो हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहला बात यह कि एक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है दोस्तों? कार्बनिक पदार्थ है। ये सबसे पहली बात, ये कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ में तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता था। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? अगर हम तत्व के बारे में बात करें, इसमें कौन कौन तत्व पाए जाते हैं, तो उस पर भी जो है हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें कौन कौन तत्व पाए जाते हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक तो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है। ये सारे जो हैं क्या पाए जाते हैं? एटम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो आपके इसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आई बात? दो बातें मैंने बताई। सबसे पहली बात क्या बताई मैंने? कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरी बात मैंने बताई कि इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये आपके पाए जाते हैं किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर। ठीक, अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन बनता किससे है मिलकर के। तो प्रोटीन जो है वो आपका अमीनो एसिड से मिलके बनता है। प्रोटीन किससे मिलके बनता है दोस्तों? अमीनो एसिड से मिलके बनता है, अमीनो एसिड से। ठीक है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलके बनता है। तो अगर मैं बात करूं कि अमीनो एसिड प्रोटीन के लिए क्या कहलाता है, अमीनो एसिड प्रोटीन के लिए क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे कि प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे, ठीक है, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है। क्या इकाई होती है? अमीनो एसिड। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? अमीनो एसिड। इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों अमीनो एसिड। क्या होती है? अमीनो एसिड। अगर आपसे बात किया जाए कि प्रोटीन किससे मिलके बना है, तो आप बोलोगे अमीनो एसिड से। ठीक है, तो जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, अगर मैं बात करूँ, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं दोस्तों, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो सब की सब किससे मिलके बनी होती हैं? अमीनो एसिड से। किससे मिलके बनी होती हैं? अमीनो एसिड से। ठीक है, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं दोस्तों वो सब की सब किससे मिलके बनी होती हैं? अमीनो एसिड से मिलके बनी होती हैं। और आपको याद होना चाहिए कि जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अमीनो एसिड और अमीनो एसिड जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? पेप्टाइक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पेप्टाइक। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है दोस्तों। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी आपकी वन डे वाली एग्जाम्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन, यहाँ से क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर होगा अमीनो एसिड। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रोटीन किससे मिलकर के बना है, तो अमीनो एसिड से मिलकर बना है, यानी अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन को प्रोटीन कहा जाता है। और प्रोटीन यानी कि जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के बीच में, यानी दो अमीनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। दो अमीनो एसिड जो है वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं दोस्तों? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने बताया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप हमेशा याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम कौन प्रोटीन किस में पाया जाता है इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कौन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको बात करना है, लेकिन उससे पहले भी आपको कुछ कुछ बातें मैं और बता देता हूँ। क्या बताता हूँ, चलिए बात करता हूँ मैं। ठीक, जैसे मान के चलिए अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, जैसे हमने बताया आपको कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलके बना है। प्रोटीन किससे मिलके बना है? अमीनो एसिड से। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, यानी कि मानव शरीर के लिए 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमारा शरीर जो है, हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी है, ठीक है, उसको कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है दोस्तों? 20 अमीनो, ठीक है, एसिड की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी को कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत है, तो 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत है। ठीक, हमारे बॉडी को 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, क्या वो ये कि जो 20 अमीनो एसिड है, ये 20 अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी इसका फॉर्मेशन नहीं करता। हमारे बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड नहीं बनते, ये मैं आपको पहले बताता हूँ, इसको आप याद रखना। हमारे बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड का निर्माण नहीं होता है, हमारे बॉडी के अंदर मात्र 10 अमीनो एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर मात्र 10 अमीनो एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर मात्र 10 अमीनो एसिड का निर्माण होता है दोस्तों। हमारे बॉडी के अंदर 10 अमीनो एसिड का निर्माण होता है। तो बाकी 10 अमीनो एसिड का निर्माण कहाँ से हुआ? ठीक है, बाकी 10 अमीनो एसिड का निर्माण कहाँ से हुआ? तो बाकी 10 अमीनो एसिड का निर्माण कहाँ से हुआ? और ये जो 10 अमीनो एसिड है ये हमारे शरीर में बनते हैं। ये 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में बनते हैं, और ये जो 10 अमीनो एसिड है जो हम खाना खाते हैं, जो हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं, उस भोज्य पदार्थ की मदद से हमको मिलते हैं कौन? 10 अमीनो एसिड। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप? हमारी बॉडी के लिए 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, और जो 10 अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी में खुद निर्मित होते हैं, और जो 10 अमीनो एसिड है वो हमको भोज्य पदार्थ से मिलते हैं। तो जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में खुद इटसेल्फ निर्मित होते हैं उनको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन एसेंशियल कहा जाता है इनको। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर खुद निर्मित होते हैं, क्योंकि ये बॉडी के हमारे अंदर खुद निर्मित होते हैं, इसलिए इनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। और जो अमीनो एसिड हमको भोज्य पदार्थ से मिलते हैं उनको हम लोग एसेंशियल, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एसेंशियल। ठीक है, उसको एसेंशियल अमीनो, ठीक है, उसको हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जो एसिड हमको भोज्य पदार्थ से मिलते हैं उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, एसेंशियल कैटेगरी में उनको रखा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 10 अमीनो एसिड हमारे बॉडी को निर्मित करती है, इसलिए उसको नॉन एसेंशियल कहा जाता है। लेकिन जो अमीनो एसिड हमको भोज्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं वो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, क्या कि ये जो जितनी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जितनी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा हमारे बॉडी के अंदर, वो किसकी मदद से होगा? यही 20, ठीक है, यही 20 अमीनो एसिड की मदद से जितनी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, यही 20 अमीनो एसिड की मदद से होता है। जितनी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है वो सब की सब यही 20 अमीनो एसिड से ही होता है। इस बात को आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं अभी जो मैंने डिस्कस किया मैं फिर आपको बता देता हूँ कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, उसमें तत्व के रूप में कौन पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस, और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और मैं बात करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया, क्या मैंने बताया कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड से मिलके बनी होती। तो अमीनो एसिड क्या हो गया? प्रोटीन का एक सबसे छोटा इकाई हो गया। प्रोटीन का सबसे छोटा क्या हो गया? इकाई हो गया। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अमीनो एसिड प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है।
ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हो अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की एक संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि उसकी संरचना बनाने में अमीनो एसिड की बहुत भूमिका होती है। ठीक, अब आप बात करेंगे कि जब अमीनो एसिड जुड़ जाता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उस बॉन्ड को, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब भी अमीनो एसिड दो जुड़ेंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड आप क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। आप याद रखें, मैं आपको एक प्रोमिस दिलाता हूं, क्या प्रोमिस दिलाता हूं कि जब भी हमारा एग्जाम होगा, ठीक है, तो उस एग्जाम से पहले मैं आपको एक वीडियो दूंगा, ठीक है। उस वीडियो में मैं एज इट खड़ा होकर के पूरा जियोलॉजी, पूरा जितना भी आपका जियोलॉजी है, यानी कि जो आपका बायोलॉजी का पोर्शन है, उसमें पूरा की पूरा मैं आपको क्या करूंगा, ऐसे ही खड़ा होकर डिस्कस कर दूंगा। चाहे वो आपका सेल हो, न्यूट्रिशन हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ मैं आपको ऐसे ही डिस्कस करूंगा बहुत शॉर्ट टाइम में, और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। मज़ा आएगा दोस्तों, है ना, मज़ा आएगा ना। चलिए, तो अब मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है दोस्तों। अब मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी, कौन सा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। अब मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो देखिए, जिस तरह मैंने प्रोटीन्स को लिखा है यहाँ पर, उस तरह आप भी अपनी कॉपी में लिख लें और एज इट इनका नाम को याद कर लें। अब ऐसा नहीं कि सर इनका कोई कंसेप्ट नहीं याद करने का, कोई कंसेप्ट नहीं है। जितना कंसेप्ट जहाँ होता है वहाँ कंसेप्ट आपको बताया जाता है, ठीक है। तो करना क्या है कि इन सबको आपको याद करना एज इट, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह आप कॉपी में उतार लीजिए और टोटल याद कर लीजिए कौन कहाँ पाया जाता है। जैसे मैं नाम बता देता हूँ, कपास में आपका क्या पाया जाता है, गोस्पिन पाया जाता है, कपास में गोस्पिन पाया जाता है। दाल में आपका क्या पाया जाता है, प्रोलैम्बिन पाया जाता है, दाल में प्रोलैम्बिन पाया जाता है, ठीक है। जो दाल आप खाते हो उसमें प्रोलैम्बिन पाया जाता है। उसके बाद मक्का में कौन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। अगर आप दूध का बात करो, दूध में कैसिन पाया जाता है। दूध में कौन पाया जाता है, कैसिन पाया जाता है। तो एज इट जो लिखा हुआ इस तरह आप लिख लें और इनका नाम याद कर लें। रक्त में कौन पाया जाता है, फाइब्रिन पाया जाता है। रक्त में कौन पाया जाता है, फाइब्रिन। अगर आप अनाज के बारे में बात करोगे तो अनाज में ग्लूटेलिन पाया जाता है। अनाज में क्या पाया जाता है, ग्लूटेलिन पाया जाता है, ठीक है। अगर आप नाखून के बात करोगे तो नाखून में केराटिन, नाखून या बाल, नाखून या आप बाल भी लिख सकते हो, बाल या नाखून, जो बाल आपके हेयर बाल होते हैं ना, उनके बारे में बात करो, नाखून या बोलो या बाल बोलो, ठीक है। उसमें भी क्या पाया जाता है, आपका केराटिन ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका केराटिन ही पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम अंडे के बारे में बात करें तो अंडे में आपका पाया जाता है क्या चीज़, एल्बुलिन पाया जाता है। अंडे में क्या पाया जाता है, एल्बुलिन। अगर उसी अंडे को आप गर्म कर दो तो क्या जो एल्बुलिन है वो जेलेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी अंडे को अगर आप गर्म कर दो तो गर्म करने पर वो जो एल्बुलिन है वो आपका जेलेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सबसे तेज वर्क करने वाली प्रोटीन होती है आपकी जेलेटिन। जो अंडा, गर्म अंडा होता है, आप खाओगे ना, इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलेगी, तुरंत बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो सबसे तेज वर्क करने वाला जो प्रोटीन है वो आपका क्या है, जेलेटिन, ठीक है। जैसे ही गर्म अंडे को आप खाते हो, उबला हुआ अंडा खाते हो, तो आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक। अगर हम बात करें मांसपेशी की तो मांसपेशी में मायोसिन पाया जाता है। मांसपेशियों में क्या पाया जाता है दोस्तों, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। और गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं में तो आपके पास, ठीक है, ग्लाइडिन पाया जाता है। इसको भी यहाँ पर ग्लाइटिन होता है, सॉरी ग्लाइटिन होगा। गेहूं में आपके पास क्या पाया जाता है, ग्लाइटिन पाया जाता है। और आंख के बारे में बात करो तो आंख में ऑक्सिन पाया जाता है, आंख में ऑक्सिन प्रोटीन पाई जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे, इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम जब बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक। आरबीसी में आपका ग्लोबिन पाई जाती है, ग्लोबिन। ग्लोबिन कहाँ से आया है, जो हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमो का मतलब होता है कण और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। हीमो का मतलब होता है कण और यानी कि, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो आरबीसी में पाया जाता है होमोग्लोबिन। तो होमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक हीमो और एक ग्लोबिन। तो जो ग्लोबिन का पोर्शन है वो उसकी प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आरबीसी में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। अगर हम क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो क्रोमोसोम में हिस्टोन पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको जब पढ़ा रहा था मैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो उसमें बोल रहा था कि इसमें हिस्टोन पाया जाता है, नहीं पाया। तो जिसमें हिस्टोन पाया जाता है मतलब हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है। वो प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपके क्या होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अस्थियां, अस्थियां में आपके पास कैलेजन, ठीक है, कोलेजन और ऑक्सिन, कोलेजन और ऑक्सिन पाया जाता है। कोलेजन और ऑक्सिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और अगर हम उपास्थियों के बारे में बात करें तो उसमें आपके पास क्या रहता है, इलास्टिन होता है और एक होता है कैंड्रिन।
एक होता है इलास्टिन और एक क्या होता है कार्डिन। तो जैसे मैंने नाम लिखा है एज इट आप उसी तरह नाम लिख करके इनको सबको क्या करें, याद कर ले दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ये, इनको आप जरूर याद करें और कॉपी में लिख करके आप इसको याद कर लें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं। कपास में गॉस्पिन पाया जाता है, दाल में प्रोलैम्बिन पाया जाता है, मक्का में जिन, दूध में कैसीन और रक्त में आपके फाइब्रिन, अनाज में ग्लेटिलिन हो गया। बाल या नाखून के बारे में बात करो तो उसमें केराटिन पाया जाता है। अगर अंडे के बारे में बात करो तो एल्बुलिन, अंडे को गर्म कर दो तो वो जेलेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। जेलेटिन सबसे तेज वर्क करने वाली प्रोटीन होती है। मांसपेशियों में आपके मायोसिन पाई जाती है। अगर गेहूं के बारे में बात करो तो उसमें ग्लेटिन होता है। आँख के बारे में बात करो तो ऑक्सिन हो गया। आरबीसी में ग्लोबिन होता है और क्रोमोसोम में तो हिस्टोन पाया जाती है। अस्थियों में आपके पास कैलोजन या फिर आप ऑक्सिन बोल सकते हो, और पास्थियों में आपके पास एमाइलस्टिन या फिर कॉन्ड्रिन ये पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कितनी प्रोटीन किस में पाई जाती है और ये सब प्रोटीन मिलेगी कहाँ कहाँ, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो हम लोग सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन में आपको पता होना चाहिए कि कितनी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। सोयाबीन में कितनी प्रोटीन पाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए। भले कि हम लोग सोयाबीन कम खाते हैं अलग चीज़ है, लेकिन सोयाबीन में बहुत प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। स्रोत प्रोटीन के क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सोयाबीन है, पनीर है, मूंगफली है ना, अंडा है, दाल है, ये सब स्रोत होते हैं। अगर हम सोर्सेस के बारे में बात करें, इसके बारे में सोर्सेस के बारे में, तो प्रोटीन का सोर्सेस कौन कौन है? एक सोयाबीन है, ठीक है। सोयाबीन प्रोटीन का सोर्स सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन है। उसके बाद आप बात कर सकते हो पनीर, पनीर में भी जो है प्रोटीन पाया जाता है। और आप बात कर सकते हो मूंगफली, ठीक है, मूंगफली में भी जो है प्रोटीन्स पाया जाता है। फिर आप बात कर सकते हो अंडा, अंडा में भी पाया जाता है। और आप दाल तो जान ही रहे हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों में इत्यादि और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, इत्यादि करके आप नाम याद रख सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी में से कोई एक क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि प्रोटीन का कौन कौन सा सोर्सेस होता है, ठीक है। प्रोटीन का कौन सा सोर्सेस होता है, इसी में से कोई एक क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, सोयाबीन, पनीर, मूंगफली, अंडा और दाल, ठीक। लेकिन आपको पता होना चाहिए दाल में कौन प्रोलैम्बिन पाया जाता है, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट है वो आप इम्पोर्टेंट करके रखें। मतलब इम्पोर्टेंट होता है। सोयाबीन में कितनी प्रतिशत पाई जाती है प्रोटीन? अगर हमसे कोई पूछेगा कि सोयाबीन में कितनी प्रतिशत पाई जाती है तो हम बोलेंगे 43%। कितनी प्रतिशत? 43%। सोयाबीन में 43% प्रोटीन होती है, 43% प्रोटीन होती है। और आप उसको आज से खाना स्टार्ट कर दो, प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, 43% प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में दोस्तों, ठीक है। 43% प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में, ठीक है। एक होता है शैवाल जिसका नाम है क्लोरेला। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है? एक होता है शैवाल जिसका नाम होता है क्लोरेला। क्या नाम होता है दोस्तों? क्लोरेला। इसमें 70% प्रोटीन पाई जाती है, इसमें 70% प्रोटीन पाई जाती है, इसमें 70% प्रोटीन पाई जाती है। शैवाल है ये, इसको भी खाया जाता है। 70% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं ये, दो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, ये जो मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा आपके इनकमिंग एग्जाम्स जो वनडे एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है मेरे दोस्तों, ठीक है। आप इसको पक्का याद करें, एज इट याद करें, जैसे जैसे आप याद करेंगे वैसे याद करें, लेकिन याद जरूर कर लें क्योंकि एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। एक होता है आपका, ठीक, मेरेस्मस रोग जो होता है वो प्रोटीन तथा क्या बोलते हैं कैलोरी की कमी की वजह से हो जाता है, ठीक है। एक मेरेस्मस रोग होता है, ठीक है, ठीक है, एक मेरेस्मस रोग होता है। ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, ठीक है। ये होता है प्रोटीन प्लस कैलोरी, ठीक है, प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी की वजह से मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन प्लस कैलोरी की वजह से मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन प्लस कैलोरी की वजह से मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है। और ये जो रोग है जनरली 1 साल से छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये रोग जनरली किस में पाया जाता है? ठीक है, 1 साल से, ठीक है, छोटे बच्चों में, 1 साल से छोटे बच्चों में, ठीक है, पाया जाता है। 1 साल से छोटे बच्चों में
पाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। भले कि मेरेस्मस रोग जो है वो आपका प्रोटीन और कैलोरी की वजह से होता है, लेकिन ये जो रोग है वो 1 साल से छोटे बच्चों में पाया जाता है। देखा जाता है कि 1 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें ये रोग पाया जाता है मेरेस्मेसिक, जो प्रोटीन और कैलोरी की वजह से होता है। ठीक, एक होता है आपका, एक दूसरा रोग होता है आपका, उसका नाम है क्वासिफोकर। ठीक है, क्वासिकोर उसको बोलते हैं हम लोग, उसको देख लीजिए। एक दूसरा होता है आपका क्वासिकर, ये रोग, ये भी आपके प्रोटीन की वजह से होता है। ये भी किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से ये रोग हो जाता है। और ये जो रोग है वो 1 वर्ष से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को होता है। ये भी प्रोटीन की कमी से ही होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपकी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। लेकिन ये जो रोग है वो 1 से 6 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। ये जो रोग है ये 1 से 6 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। ये जो रोग है ये 1 से 6 वर्ष के बच्चों में देखने के लिए मिलता है। क्वासिकर इसको कहा जाता है। ठीक है, 1 से 6 वर्ष के बच्चों में देखने को ये मिलता है। अगर हम बात करें कि हमको 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। 1 ग्राम प्रोटीन से, है ना, 1 ग्राम प्रोटीन से अगर हम बात करें कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमको कितनी एनर्जी मिलेगी, तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4.1, ठीक है, 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से जो है हमको 4.1 किलो कैलोरी क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है दोस्तों। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी हमको प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन का पार्ट था वो आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे फैट्स के बारे में, वसा के बारे में, और हमारे पास जो विटामिन्स बची हैं उस पर भी बात करेंगे। तो जो टॉपिक बचे हुए वो आपके इनकमिंग वीडियोज़ में बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़, मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, तो आप मुझे मेरे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।